नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TGT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जो कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं, तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, आगामी आने वाली परीक्षाओं में अपनी एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि आप होम पेज पे जाइए DS एकेडमी के। वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में क्लास संख्या 1 से देखेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। इसी के साथ में जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जो कथन यहाँ से छूट जाते हैं या कवियों के विषय में इतिहासकारों के द्वारा कहे गए कथन और कवियों की जो परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, वो हम आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से PDF प्रोवाइड कराते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो इतना मात्र उद्देश्य है, इससे ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप का कोई उद्देश्य नहीं है। चलिए बात करते हैं। आपकी फीडबैक थोड़ा सा कम मिल रही है, संख्या हम क्लास की बढ़ाने की ओर है और थोड़ा सा फीडबैक आप अपना बढ़ाइएगा। क्लास लेने जब आप आते हो तो क्लास को लाइक कर दिया कीजिए। उसके बाद में पूरी क्लास देखने के बाद आपको लगता है कोई उचित कमेंट है या कोई हमने प्रश्न किया है तो आप उसका कमेंट में उत्तर दे सकते हैं। इसी के साथ में थोड़ा सा जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए और जो भी उचित कमेंट लगे वो ज़रूर करते रहिए। चलिए बात करते हैं इस समय की। इस समय हम लोग चल रहे हैं आधुनिक काल में। ये हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से यदि देखें तो हम इस समय चौथे कालखंड में प्रवेश कर गए हैं और यहाँ से अद्यतन यानी कि आज तक का जो कालखंड हमारा रहेगा हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि आधुनिक शब्द कैसे बना है, विशेषता क्या थी, इतिहासकारों ने जो अपने मत दिए थे, जो कथन दिए थे, जो परीक्षोपयोगी थे, हमने वही आपको लिखवाए हैं। अन्यथा बहुत ज़्यादा लिखवाने का कोई औचित्य नहीं है यदि वहाँ से प्रश्न ना बने। ठीक है, इतना आप पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, उसके बाद भी आप निकल ले जाएंगे परीक्षा से। इसी के साथ में जो आपने देखा होगा, इससे पहली क्लास में हमने देखा था कथनों की विशेषताएं, जो आधुनिक काल की जो पृष्ठभूमि थी वो कैसे उसका उद्भव हुआ। इसी के साथ में आज देखेंगे आधुनिक काल का जो नामकरण है, जैसे आदि काल का था, भक्ति काल का अन्य नामकरण थे, वैसे ही आधुनिक काल के नामकरण हैं। इसी के साथ में समय सीमा देखेंगे और इसके बाद में देखेंगे आधुनिक काल को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे इसके बाद हम भारतेंदु युग में प्रवेश कर जाएंगे। नहीं, क्योंकि उससे भी पहले हमें और भी कई लेखकों को पढ़ना होगा जो भारतेंदु युग से पूर्व के जिनको माना जाता है। अगर इनको यहाँ नहीं पढ़ा तो फिर कहीं इनका क्रम नहीं बैठेगा कि हम इनको पढ़ें। ठीक है, हालांकि कहानी उपन्यासों में इनको देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले जहाँ पे एक क्रम में हमने आपसे क्या कहा था कि हम आपको एक सीढ़ी, जैसे सीढ़ी पे हम चलते चले जाते हैं निरंतर एक कदम के बाद दूसरा, उसी तरह हम आपको लेके चल रहे हैं। शून्य से शिखर तक आपको पहुंचाने की हमने बात कही थी, आपको कोई तथ्य छूटे ना, इसीलिए एक क्रम में हम आपको बांधते हुए चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज आधुनिक काल का नामकरण। आधुनिक काल का नामकरण वर्तमान काल। आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा है? तो ये कहा है मिश्र बंधु ने। ठीक है, यहाँ पे जितने भी इतिहासकार लिखे हुए हैं इनके इतिहासों के नाम आप जिनका आपको पता है कमेंट कर दीजिएगा। मिश्र बंधु के इतिहास का नाम आप बता दीजिएगा क्या था। तो वर्तमान काल किसने कहा है? आधुनिक काल को मिश्र बंधुओं ने। आधुनिक काल या गद्य काल, आधुनिक काल या गद्य काल जो दोनों नाम दिए हैं वो दिए हैं आपके इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, जो महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। इसी के साथ में बात करें तो आलोचना काल। देखिए, आलोचना में आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन होंगे क्योंकि आलोचनात्मक जो तथ्य हैं, आलोचना के क्षेत्र में रामविलास शर्मा के बाद में, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बाद में, शुक्ल जी के बाद में यदि चरम सीमा पे या कहें प्रतिभा की पराकाष्ठा पे यदि किसी आलोचक का नाम आता है तो वो है डॉक्टर नामवर सिंह। लेकिन यहाँ पे आप आलोचनात्मक काल से, आलोचना काल से भ्रमित ना होइएगा। ये कहा है डॉक्टर सुरेश वर्मा जी ने, डॉक्टर सुरेश वर्मा ने आलोचना काल कहा है, इसीलिए इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भ्रमित करने वाला प्रश्न आपको बन सकता है, क्योंकि आलोचना पत्रिका के संपादक भी डॉक्टर नामवर सिंह रहे थे। तो इसी से हो सकता है कि एक्सपर्ट जो पेपर सेट करने वाला होगा वो आपको पेपर सेट ऐसे ही नहीं करता है,
वो वहाँ से प्रश्न लाता है कि आप कहाँ पे कंफ्यूज होके प्रश्न गलत करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको आलोचना काल ध्यान रखना होगा कि आधुनिक काल को आलोचना काल किसने कहा है, और वहाँ पे विकल्प में डॉक्टर नामवर सिंह आपको विराजमान मिलेंगे। मान के चलिएगा 4 विकल्पों में से एक विकल्प में डॉक्टर नामवर सिंह मिलेंगे, और ज़्यादातर बच्चे वहाँ पे डॉक्टर नामवर सिंह को भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आलोचना पत्रिका के संपादक थे और आलोचना के क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं। तो इस तरीके से भी हो सकता है कि आलोचना काल बच्चे डॉक्टर नामवर सिंह ने कह दिया हो, लेकिन नहीं, किसने कहा है? डॉक्टर सुरेश वर्मा ने, क्षमा कीजिएगा, सुरेंद्र नहीं है, सुरेश वर्मा है। बात करें साहित्य काल की, तो एक साहित्यिक रूप में जो काल कहा है आधुनिक काल को, पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ जी ने कहा है। बात करें सामान्य काल, महत्वपूर्ण है, छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है क्या? सामान्य काल, यानी कि जन सामान्य के रूप में इन्होंने सामान्य काल कह दिया। बात करें समीक्षा काल या उन्मेष काल, यहाँ पे बात आती है, ये देखिए, समीक्षा काल या उन्मेष काल, तो किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह ने। क्या नाम दिए हैं? समीक्षा काल या उन्मेष काल। उन्मेष यानी कि कुछ नया उद्भव। डॉक्टर नामवर सिंह का मानना था कि अभी कुछ ना कुछ समीक्षाएं इस काल की करने के रूप में बची हुई हैं, कुछ ना कुछ नया उन्मेष इसमें खोजा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए किसने कहा है? ये उन्मेष काल या आपका समीक्षा काल, ये किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह ने। यहाँ पे आप आइएगा, समीक्षा वाला अगर बिंदु आता है तब आप आइएगा डॉक्टर नामवर सिंह पे, यदि आलोचना वाला बिंदु आता है तो आप जाइएगा डॉक्टर सुरेश वर्मा जी पे। ठीक है, आगे बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल या गद्य काल ये कहा था शुक्ल जी ने, लेकिन बात करते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल किसने कहा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने आधुनिक काल को आधुनिक काल नहीं कहा है? क्योंकि 4 विकल्प में यहाँ पे हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसी के साथ में अगर रखें तो शुक्ल जी को भी यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी यहाँ पे आधुनिक काल कहा है। ठीक है, इनके अन्यत्र, यदि इन 5 आलोचकों को हटा दें, इनके अन्यत्र जो विकल्प रहेगा वो आपका गलत रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, क्योंकि हम पहले से बता रहे हैं जहाँ पे चीज़ें 2 या 3 तथ्यों से ज़्यादा कोरिलेट करती हैं, 2 तथ्यों से 3 तथ्यों तक अगर कहीं पे कोई तथ्य कोरिलेट कर जाता है एक बिंदु से, तो मानिए वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना हो जाती है। बात कर लेते हैं नव जागरण काल। ये कहा है डॉक्टर रामबिलास शर्मा जी ने। क्या? नव जागरण, नव का जागरण, यानी कि इस समय पे बहुत सारी उद्भावनाएं हुई थी, जैसे पहली वीडियो में हमने देखा है, तो उसी के अनुसार इन्होंने इसको नव जागरण काल कहा है रामबिलास शर्मा जी ने। कभी पूर्ण रूप से इसको व्याख्यायित करेंगे। बात कर लेते हैं निबंध काल, तो निबंध काल कहा है डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो निबंध काल डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, आधुनिक काल समीक्षा या उन्मेष काल डॉक्टर नामवर सिंह, इसके बाद में आलोचना काल आपके डॉक्टर सुरेश वर्मा। इसी के साथ में बात करेंगे तो सामान्य काल किसने कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद देखते हैं समीक्षा के रूप में जो काल विभाजन है, समय का आरंभ किसने किस समय से माना है। चलिए थोड़ा सा तेजी से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आधुनिक काल का आरंभ, अभी बहुत टाइम लगेगा, अभी ना सोचिएगा। आरंभ, ठीक है, यहाँ पे समय सीमा जो निर्धारित हुई है। बात कर लेते हैं आचार्य शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितना समय माना है? तो 1843 ईस्वी से 1927 ईस्वी। ठीक है, आगे भी इनका और भी विवादास्पद है, वो भी देखते हैं। बाद में देखते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने समय माना है 1850 ईस्वी से। 1850 ईस्वी से यदि देखा जाए तो यहाँ पे भारतेंदु के जन्म से, भारतेंदु के जन्म वर्ष से इन्होंने माना। तो देखिए ऐसा तो है नहीं कि भारतेंदु जी ने जन्म लिया और जन्म से ही कविता लिखनी शुरू कर दी, ऐसा तो हुआ नहीं है ना। बात कर लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी की। डॉक्टर नगेंद्र जी की बात करें तो इन्होंने माना है 1857 ईस्वी की क्रांति से।
अभी हमने देखा था राजनीतिक उसमें, तो क्रांति हुई थी। दूसरा मत यहाँ पे फिर से शुक्ल जी का आ जाता है, यहाँ पे समय से लिया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। एक मत इनका ये भी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि 1868 ईस्वी 1868 ईस्वी इन्होंने ये क्यों माना है, तो इन्होंने माना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका। कौन सी पत्रिका थी, तो ये पत्रिका थी कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा के माध्यम से एक इनका मानना था कि एक नई विचारधारा की शुरुआत हुई, एक नई विचारधारा की शुरुआत हुई। इसीलिए इन्होंने माना है, किसने, आपके शुक्ल जी ने। एक यहाँ पे महत्वपूर्ण आप नोट लिखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संक्रांति काल, एक संक्रांति काल का समय आता है, उसको समझ लीजिएगा। संक्रांति काल, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही बात हो रही है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का समाप्ति काल 1843 ईस्वी 1843 ईस्वी यानी कि बात करें तो 1900 विक्रम संवत है ना, विक्रम संवत एवं आधुनिक काल का, एवं आधुनिक काल का प्रारंभिक समय, आधुनिक काल का प्रारंभिक समय भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा के प्रकाशन वर्ष 1868 ईस्वी को माना है। यानी कि दो समय रेखा है ना, माना है। बात आती है कि 1843 से 1868 ईस्वी के बीच 25 वर्षों में हिंदी साहित्य संघर्षशील अवस्था में रहा। संघर्षशील अवस्था में रहा। इसी अवस्था को हिंदी साहित्य का संक्रांति काल कहा जा सकता है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ आया होगा जो भी आपके तथ्य हैं। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं। चलिए बात करते हैं समय रेखा किसने कैसे मानी है। बहुत ज़्यादा हमें झंझट में नहीं पड़ना है, जहाँ से प्रश्न बनेगा हम वही टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं। उसमें भी सोचिए कि इतना निचोड़ है कि बस टू द पॉइंट हम लेके आ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप भी मूल किताबें और सहायक किताबें पढ़ते रहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं आरंभ कब से माना है। तो आचार्य शुक्ल जी का मानना है कि 1843 से
1927 ईस्वी तक, यानी कि इन्होंने जो माना है वो विक्रम संवत में माना था 1900 से। और जब विक्रम संवत से ईस्वी बनाते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा कितना घटाते हैं, ठीक है, हम नहीं बताएंगे यहाँ पे। हालांकि चलिए बता देते हैं समझाने के लिए, 57 घटाते हैं तो 1900 में से जब 57 आप घटाएंगे तो 1843 आता है। तो ये समय शुक्ल जी ने माना है, ठीक है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं कि 1850 ईस्वी से। गणपति चंद्र गुप्त जी का मानना है कि 1850 ईस्वी से, यानी कि भारतेंदु जी का जन्म हुआ है 1850 से 1885 में वर्तमान रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो उनका मानना था कि भारतेंदु के जन्म वर्ष से, तो देखिए ऐसा तो होगा नहीं, किसी काल का आप निर्धारण करेंगे तो आप किसी के जन्म से नहीं कर सकते, क्योंकि भारतेंदु का जन्म हुआ है 1850 में, ठीक है। लेकिन उन्होंने जन्म से ही कविताएं नहीं लिखी हैं, जन्म से ही उन्होंने जन जागृति को जागृत नहीं किया है, ठीक है, जन चेतना को जागृत नहीं किया है, लोगों को जागृत नहीं किया है, समय लगा है उनको आने में। तो यहाँ पे जो और आलोचक है जैसे आपके रामविलास शर्मा जी हैं, इनके मत को खारिज कर देते हैं, ठीक है, इसीलिए उन्होंने नव जागरण काल कहा है, ठीक है, क्योंकि अनेक उद्भावनाएं उस समय पे हुई थी, जैसे कि हमने इससे पहली वीडियो में देखा था। तो भारतेंदु के जन्म से, देखिए यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, भारतेंदु के जन्म से आधुनिक काल का समय किसने माना है, आधुनिक काल का आरंभ किसने माना है, तो गणपति चंद्र गुप्त जी ने। डॉक्टर नगेंद्र जी की बात कर ले तो 1857 ईस्वी से ये मानते हैं, और इन्होंने माना है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसका उद्घोष मेरठ से हुआ था, आप सभी जानते हैं 1857 की क्रांति एक अपने में बहुत बड़ी क्रांति थी। तो इस क्रांति से किसने माना है, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी क्षमा कीजिएगा, डॉक्टर नगेंद्र जी मानते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने तो भारतेंदु के जन्म वर्ष को माना था, यानी कि 1850 को। 1857 डॉक्टर नगेंद्र जी ने माना है, कब से, यानी कि जो 1857 की क्रांति थी उससे उन्होंने माना है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद बहुत कुछ बदलाव हुए थे। रामचंद्र शुक्ल जी की बात कर ले तो 1868 ईस्वी से इन्होंने माना है। 1868 ईस्वी में शुक्ल जी के मानने का जो कारण था समय आधुनिक काल का, वो इसलिए था क्योंकि इस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक पत्रिका निकली थी कवि वचन सुधा, के माध्यम से एक नई विचार धारा की शुरुआत हुई थी। देखिए यहाँ से प्री प्रश्न बन सकता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पत्रिका के विषय में कहा है कि एक नई विचारधारा की शुरुआत इस पत्रिका से हुई थी, किसके विषय में कहा है, तो भारतेंदु जी की पत्रिका है कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी की, और इसी से इन्होंने शुक्ल जी ने समय माना है। बात कर लेते हैं संक्रांति काल का जिक्र किया है शुक्ल जी ने, ठीक है। संक्रांति काल क्या है, यानी कि दो समय रेखाओं के बीच में जब दो वर्षों के बीच का जो समय रहता है, काल विभाजन रहता है, जो छूटा हुआ समय रहता है, उस बीच को संक्रांति काल कहा गया है, ठीक है। समझते हैं डेफिनेशन से। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का समाप्ति काल 1843 ईस्वी, यानी कि आपने देखा था 1700 से 1900 विक्रम संवत आचार्य शुक्ल जी ने रीतिकाल का समय माना था, 200 वर्ष का रीतिकाल था, ठीक है। तो 1900 में से जब हम 57 घटाते हैं तो 43 आता है, यानी कि माना जा रहा है कि 1843 से एवं आधुनिक काल का प्रारंभिक समय भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका कवि वचन सुधा के प्रकाशन वर्ष 1868 ईस्वी से माना है। शुक्ल जी का मानना है कि 1843 से और 1868 ईस्वी के बीच में जो ये 25 वर्ष बचे हैं, इनको संक्रांति काल कहा है, यानी कि इस बीच में जो घटनाएं घटी हैं, इस बीच में जो 25 वर्षों में जो काव्य लिखा गया है, जो गद्य लिखा गया है, उसको हम पढ़ेंगे अभी इसके बाद में, भारतेंदु युग से पहले, ठीक है। तो ये था इस समय का 1868 ईस्वी माना है। 1843 से 1868 ईस्वी के बीच 25 वर्षों में हिंदी साहित्य क्या रहा, संघर्षशील अवस्था में रहा, यानी कि वो संघर्ष करता रहा, क्योंकि उधर उसने ब्रज भाषा छोड़ी थी, अवधि का भी छोड़ा था, और जो नायक नायिका लक्षण ग्रंथ थे उन सबको छोड़ा था, एक नई ऊर्जा में संघर्ष कर रहा था, खड़ी बोली का विकास हो रहा था, पत्र पत्रिकाएं निकल रही थी। तो यहाँ पे जो ये 25 वर्ष थे ये संघर्षशील थे, ठीक है। तो इन 25 वर्षों का जो संघर्षशील अवस्था में जो हिंदी साहित्य रहा था, इसी अवस्था को हिंदी साहित्य का संक्रांति काल कहा जा सकता है। यहाँ से आपको प्रश्न में विकल्प में प्रश्न बने ना बने, पेपर में आपके प्रश्न बने ना बने, हालांकि बन सकता है कि संक्रांति काल में कितने वर्षों के हिंदी साहित्य का इतिहास समेटा गया है, तो आपका विकल्प यहाँ पे 25 सही रहेगा, क्योंकि 1843 से 1868 के बीच के जो 25 वर्ष थे उनका समय समेटा गया है, किसमें, संक्रांति काल में। प्रश्न बन सकता है कि शुक्ल जी ने संक्रांति काल में कितने वर्षों के इतिहास को समेटा है, तो 25 वर्ष के इतिहासों को,
ठीक है। और बाकी आप देखेंगे तो यहाँ से आपको कहीं पे आप साक्षात्कार देंगे तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, संक्रांति काल किसको कहा है, किस इतिहासकार ने कहा है, क्यों कहा है, ये आपके प्रश्न बनेंगे। कहने का कारण क्या था, तो इससे पहले जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको कहने का कारण भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, काल विभाजन देखेंगे आधुनिक काल का। चलिए देखिए, धीरे चल रहे हैं हम मानते हैं, क्योंकि जितनी कैपेसिटी हमारे शरीर की इस समय चल रही है हम उतना ही आपको दे पा रहे हैं। और लेकिन मान के चलिए कि इतना कंटेंट आपको नहीं मिलेगा और इतना विस्तार रूप में, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं और आपका प्रश्न छूटे ना, यही हमारा उद्देश्य रहता है। बात कर लेते हैं आधुनिक काल का उपविभाजन। उपविभाजन बहुत ज़्यादा आप चक्कर में ना पड़िएगा। बात कर लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी की, क्योंकि यहाँ से मान्य यही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, बात करते हैं पुनर्जागरण। पुनर्जागरण काल, इसी का दूसरा नाम है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग। समय सीमा की बात करें तो 1850 से 1900 ईस्वी। हालांकि इन्होंने, आप हमें ये ना कमेंट कीजिएगा कि इन्होंने 1957 माना था 1857 वाली क्रांति से, ऐसा नहीं है, 1850 ही इनका मिलता है। दूसरे नंबर पे देखेंगे जागरण सुधार काल। जब काल की बात आती है भारतेंदु युग की तो यही है, जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल में आप देखेंगे तो द्विवेदी काल, द्विवेदी युग या काल कहें, जो भी आपको मानना है, 1900 से 1918, 1900 से 1918 ईस्वी इन्होंने माना है। एक बार काल विभाजन कर चुके हैं, दोबारा देखते हैं। तीसरे नंबर पे है छायावाद। छायावाद काल, छायावाद युग। छायावाद युग की यदि बात करें तो 1918 से 1938 ईस्वी, 1918 से 1938 ईस्वी। कहीं पे 36 भी मिलता है, लेकिन नगेंद्र जी के अनुसार 1938 है। फोर्थ नंबर पे बात करें तो छायावादोत्तर, छायावादोत्तर काल। युग कर लीजिए या काल कर लीजिए, समय कर लीजिए, एक ही बात है। 1938 से अब तक। अब जिन्होंने 1950 में पढ़ा होगा उन्होंने भी अब तक ही पढ़ा होगा, ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पे देख लेते हैं प्रगति प्रयोग काल। आगे जब इसका विभाजन करके पढ़ेंगे तो प्रगति प्रयोग काल, प्रगति प्रयोग काल 1900, इसका समय है 1938 से 1953 ईस्वी। ठीक है, दूसरे नंबर पे देख लेते हैं इसी में नवलेखन काल। अभी जब विस्तार से आगे पढ़ेंगे तो नवलेखन काल, इसका समय है 1953 ईस्वी से अब तक, ईस्वी से अब तक। ठीक है, तो इसको देखिए। इसके बाद में शुक्ल जी का देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि उनके प्रथम उत्थान द्वितीय उत्थान से भी प्रश्न बनता है। तो आधुनिक काल का उपविभाजन में डॉक्टर नगेंद्र जी को देखते हैं। तो पुनर्जागरण काल कहा है किसको, भारतेंदु युग को। यहाँ से प्रश्न बनता है, भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र ने क्या नाम दिया है, तो पुनर्जागरण काल। समय सीमा क्या मानी है, तो 1850 से 1900 ईस्वी। ठीक है, इसी के साथ में जागरण सुधार काल यदि बात करें तो द्विवेदी युग को कहा गया है, तो 1900 से 1918 ईस्वी। ठीक है, छायावाद युग, यहाँ पे थोड़ा सा घपला हो जाता है। क्यों, क्योंकि 1918 तो ठीक है, लेकिन कहीं पे 1936 माना गया है, कहीं पे 1938। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार यदि प्रश्न बनेगा तो 1938। छायावादोत्तर की बात करें समय की, तो 1938 से अब तक मूल रूप से माना गया है, लेकिन इन्होंने छायावादोत्तर समय को, जो छायावादोत्तर काल है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला प्रगति प्रयोग काल और दूसरा नवलेखन। प्रगति प्रयोग काल, जिसमें हम देखेंगे तार सप्तक वगैरह जब हम आगे जाके देखते हैं, तो उसका जो समय रहेगा 1938 से 1953 रहेगा। और नवलेखन यानी कि नया लेखन जो सृजन हुआ है वो 1953 ईस्वी से अब तक का जो लेखन है वो रहेगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का विभाजन देखते हैं।
बात कर लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक है, बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। आप सभी जानते हैं आधुनिक काल। क्या कहा है? आधुनिक काल। आधुनिक काल समय माना है संवत कितने से? 1900 से इन्होंने माना है 1980। ये कहीं से कॉपी नहीं है, कुछ नहीं है, ये शुक्ल जी के इतिहास से सीधा सीधा है। आधुनिक काल को इन्होंने कहा था गद्य काल, गद्य खंड। आधुनिक काल के बाद में इन्होंने एक खंड किया है गद्य खंड। गद्य खंड के अंदर इन्होंने दिया है प्रकरण 1, प्रकरण 1 और प्रकरण 2। यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा लेकिन फिर भी बता दें। पहले में इन्होंने दिया है सामान्य परिचय, यानी कि गद्य का विकास। सामान्य परिचय में दिया है इन्होंने गद्य का विकास, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे इस क्लास में, गद्य का विकास। और इसी के साथ में दिया है गद्य साहित्य का आविर्भाव, गद्य साहित्य का आविर्भाव। ठीक है, इसी के बाद में गद्य खंड के बाद में हुआ आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। आधुनिक गद्य साहित्य का, गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। और इसमें यदि आप देखेंगे तो इसमें भी सामान्य परिचय इन्होंने दिया था। प्रवर्तन में, सामान्य परिचय में, सामान्य परिचय की यदि बात कर लें तो इसमें है संवत, इसमें जो समय माना है संवत 1924 से 1950 माना गया है। इसके बाद में बात कर लेते हैं प्रकरण। इसमें भी ये जो है ये प्रकरण 1 में है, प्रकरण 1 में है। और इसी में प्रकरण 2, प्रकरण 2 की बात करें तो गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रवर्तन इन्होंने किया है। और गद्य के प्रवर्तन में भी इन्होंने समय दिया है प्रथम उत्थान। प्रथम उत्थान में यदि आप बात करेंगे तो प्रथम उत्थान, और इसी के साथ में इन्होंने दिया है, थोड़ा सा देखिएगा यहीं पे, द्वितीय उत्थान, द्वितीय उत्थान। और इसका समय माना है इन्होंने संवत 1950 से 1975। तृतीय उत्थान इसी के अंतर्गत आता है आपका तृतीय उत्थान। तृतीय उत्थान में फिर इन्होंने क्या किया है? तृतीय उत्थान में इन्होंने किया है आधुनिक, इसी के अंतर्गत इन्होंने किया है आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल में अब आप देखेंगे आधुनिक काल में पहले नंबर पे आएगा आपका काव्यखंड। काव्यखंड की बात करेंगे तो काव्यखंड में जो समय है वो संवत, यहाँ से मूल शुरू हुआ है 1900 से 1925। इसमें बात करें तो इसमें भी है आपका प्रकरण 1, प्रकरण 1 इसमें है काव्यखंड पुरानी धारा, काव्यखंड पुरानी धारा। और इसी में प्रकरण 2, प्रकरण 2 में है आपका काव्यखंड नई धारा। कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, शुक्ल जी का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। अब काव्यखंड के बाद में आप बात करेंगे, यहीं पे फिर से होता है प्रथम उत्थान। सबसे महत्वपूर्ण आपके ये है, सबसे महत्वपूर्ण आपका ये है। प्रथम उत्थान में बात करें तो इसका समय है संवत 1925 से 1950, यानी कि आप समझ गए होंगे। फिर है आपका द्वितीय उत्थान, ये भारतेंदु युग की बात हो रही है। द्वितीय उत्थान में यदि आप देखेंगे तो संवत 1950 से 1975। बात करें तो तृतीय उत्थान की, तृतीय उत्थान की यदि आप बात करेंगे यानी कि छायावाद की, तो ये रहेगा आपका संवत 1975 से अब तक।
बहुत ज़्यादा इसमें समझाने का नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा बता दें, रामचंद्र शुक्ल जी ने जो आधुनिक काल का समय माना है संवत 1900 से 1980 माना है विक्रम संवत में, उसी में इन्होंने आधुनिक काल के गद्य खंड में 2 भाग कर दिए हैं, प्रकरण 1 प्रकरण 2। पहले में सामान्य परिचय दिया है, जैसे कि रीति काल से जो परंपरा आगे आई थी, उसी के बाद में उस परंपरा के बाद में दूसरे प्रकरण में उन्होंने गद्य की जो रचनाएं लिखी गई थी उनका मतलब रचनाओं को दिया है। इसी के साथ में आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का, यहाँ पे गद्य का विकास हुआ था, जो काव्य में गद्य लिखा गया था। इस वाले खंड में काव्य में जो गद्य लिखा गया था, जैसे आप देखेंगे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, तो ये काव्य था, लेकिन काव्य में भी गद्य था। इसी के साथ में आधुनिक गद्य साहित्य, यहाँ पे गद्य की बात हो रही है, जैसा कि आप आगे आगे देखेंगे। आपके लल्लू लाल हैं, सदल मिश्र हैं, राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ है, इस तरह की रचनाएं जो हैं वो इसमें आएंगी। सामान्य परिचय में अगर देखें तो 1924 से 1950 इन्होंने समय माना है। इसी के बाद में प्रकरण 2 की बात कर ले तो गद्य का परिवर्तन होता है, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाता है आपका आधुनिक काल से। काव्यखंड की बात करें तो 1900 से 1925 ईस्वी है काव्यखंड, यहाँ से प्रश्न बनता है काव्यखंड। ठीक है, और उसके काव्यखंड में भी प्रथम उत्थान की यदि बात करेंगे आप तो 1925 से 1950 है, द्वितीय में 1950 से 1975 है, और तृतीय में 1975 से अब तक का समय है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा 4-5 लाइनें हैं, देख लेते हैं। चलिए आगे आप थोड़ा सा देखिए, एक हेडिंग है आधुनिक काल की सामाजिक गतिविधियां। आधुनिक काल की सामाजिक गतिविधियां थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, और इसी के बाद में हम देखेंगे अगली क्लास में 1800 ईस्वी में वार्ड कैरे और मार्समैन ने श्री रामपुरा, कहाँ, कलकत्ता में डैनिश मिशन की स्थापना की थी। डैनिश मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, इसी के साथ में देखते हैं 1803 ईस्वी में देवनागरी लिपि की ढलाई, आगे भाषा विज्ञान में भी पढ़ेंगे, ढलाई विलियम कैरे ने की थी या करवाई थी। ठीक है, 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नाम से बंगला भाषा में एक साप्ताहिक पत्र निकाला था, पत्रिका या पत्र निकाला था। बात कर लेते हैं हिंदी का प्रथम पत्र, महत्वपूर्ण है, हिंदी का पत्रकारिता में भी पढ़ेंगे। हिंदी का प्रथम पत्र 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल
द्वारा, क्या नाम था, उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड नाम से कलकत्ता से प्रकाशित करवाया था। कहाँ से निकला था? कलकत्ता से प्रकाशित करवाया गया था। यह एक साप्ताहिक पत्र था। यह एक साप्ताहिक पत्र था जो प्रति सप्ताह मंगलवार, किस दिन निकलता था? तो मंगलवार को प्रकाशित होता था। हैंडराइटिंग पे ना जाइएगा। एक और है, भारत में नवजागरण की सर्वप्रथम शुरुआत, भारत में नवजागरण, जो शब्द रामविलास शर्मा जी ने प्रयोग किया है, भारत में नवजागरण की सर्वप्रथम शुरुआत बंगाल से हुई। कहाँ से हुई? तो बंगाल से। अभी लेखन देखा था, बंगाल से हुई। चलिए, ये था आपका आज का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद समझाते हैं। बात करते हैं सामाजिक जो गतिविधियां हुई थी, जो हमने विशेषताएं इससे पहले देखी थी, उन विशेषताओं का जो छुटपुट रूप है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। जितना महत्वपूर्ण था उतना ही हम आपको दे रहे हैं। बात कर लेते हैं 1800 ईस्वी में वार्ड कैरे और मार्समैन ने श्रीरामपुर कलकत्ता में डैनिश मिशन की स्थापना की। कहाँ की थी? कलकत्ता में। किस मिशन की? डैनिश मिशन की। कब की थी? 1800 ईस्वी में। इसी के बाद में है 1803 ईस्वी में देवनागरी लिपि की ढलाई विलियम कैरे ने की थी। इन सब तथ्यों को भाषा विज्ञान में जब पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें संक्षेप देना था। किसने की थी? तो विलियम कैरे ने 1803 में। 1821 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी नाम से एक पत्र निकाला था, जो बंगला भाषा में था, और ये भी एक साप्ताहिक पत्र था। हिंदी का जो प्रथम पत्र है, क्योंकि 1821 में निकला था, और हिंदी का जो पहला पत्र है वो 1826 ईस्वी में निकला है। तो हिंदी का प्रथम पत्र 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कानपुर के थे, द्वारा उदंत मार्तंड नाम से कलकत्ता से प्रकाशित करवाया गया था। यह एक साप्ताहिक पत्र था। कैसा था? साप्ताहिक था। और इसकी जो प्रति थी वो प्रति सप्ताह किस दिन निकलती थी? मंगलवार को। भारत में नवजागरण की सर्वप्रथम शुरुआत बंगाल से हुई है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। इसी के बाद में जो अगली क्लास आपकी होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्यों? क्योंकि इस समय जो सामाजिक जो संस्थाएं स्थापित हुई थीं नवजागरण के बाद में, जैसे आप देखेंगे कि राजा राममोहन राय ने, बाकी सब ने जो की थी, और इन्होंने भी जो कुछ महत्वपूर्ण पत्र निकाले थे, पत्रिकाएं निकाली थी, उनका भी ब्यौरा देखेंगे। हालांकि पत्रकारिता में तो हम इनको पढ़ेंगे ही। ठीक है, तो इसी के साथ में फिर बाकी के जो हिंदी गद्य के जो लेखक हमें 4 दुए देखने को मिलेंगे। देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, उसके विषय में, उसमें जो संबद्ध प्रोफेसर वगैरह थे, इन सब के विषय में अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो में जो भी आपको उचित कमेंट लगे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो दोस्तों में शेयर कीजिए, जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है। क्योंकि देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप अच्छी तैयारी करने वाले हैं तो आपको लग रहा होगा कि हम जो आपको मैटर दे रहे हैं वास्तविकता में परीक्षा उपयोगी है, तभी ये कारवां बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो आपका अपना परिवार है, जितना हो विस्तार दीजिए। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए तथ्यों के साथ में। क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि आपको सिलेक्शन जरूर दिलवाएंगे। आप बस हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए, जितना हो आप रिवीजन करते रहिए। क्योंकि देखिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा श्रेय कुछ नहीं रहेगा, आपकी सफलता आपकी अपनी मेहनत पे रहेगी। लेकिन हाँ, मैं जो क्लास लेके आ रही हूँ, मेरा उद्देश्य इतना है कि कल आप ये ना कहो कि हमारे पास फीस नहीं थी, हम कोचिंग नहीं कर पाए थे, इसीलिए हमारा चयन रुका। तो क्योंकि हम आपको फ्री में सारी क्लासेस दे रहे हैं, तो जो भी आपकी मित्र मंडली है, जो भी आपके जान पहचान वाले हैं,
और कुछ हो सकता है आर्थिक अभाव से जूझ रहे हों, उन तक ये क्लासेज पहुंच जाएं और आपका भी कहीं ना कहीं श्रेय रहेगा। आपकी आभारी हूँ कि आप अपने परिवार को बढ़ाते हुए चल रहे हो। आपका सपोर्ट रहता है, हर तरीके से सपोर्ट रहता है। एक क्लास दी है तब भी आप पढ़े हो, नहीं दी है तब भी आप पढ़े हो, 3 आती हैं तब भी आप पढ़ते हो। बस थोड़ा सा फीडबैक और बढ़ाइए, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलेंगे अगले और नए तथ्यों के साथ में, क्योंकि भारतेंदु युग आसानी से हम पकड़ेंगे नहीं। उससे पहले पूरा हिंदी साहित्य का जो कवरिंग चल रहा है उसको कवर कराएंगे। उसके बाद आप भारतेंदु युग पढ़ने से पहले आप कहेंगे कि मैम वाकई में आनंद आ गया, इतना अच्छा मैटर हमें कहीं मिला ही नहीं। वास्तविकता में हम हर क्लास आपके लिए वैसी ही लाते हैं, जो मैटर आपको कहीं ना मिले वो DS एकेडमी आपको देगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।